Good morning, students. Students, न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 3 है आपका, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. स्टूडेंट देखिएगा, ये जो चैप्टर है इसके अंदर अपन जो है दो चीजें यहाँ पे समझ रहे हैं. इसके अंदर एक तो जो एटम है, व्हाट इज एटम, और इस एटम का स्ट्रक्चर क्या है, या एटम के अंदर क्या क्या चीजें या क्या क्या कंपोनेंट्स ऑफ एटम बोल सकते हैं इसके अंदर क्या होते हैं. तो एटम के अपन डिफरेंट मॉडल्स के बारे में बात करेंगे इसके अंदर. जे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, नील्स बोर का मॉडल. तो ये अलग अलग एटम्स के मॉडल्स के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. उसके बाद में अपन बात करेंगे इसके अंदर कि एटम्स से मॉलिक्यूल्स कैसे बन जाते हैं. यानी एटम की प्रॉपर्टी होती है वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, फ्री एग्जिस्ट नहीं करते हैं. तो ये अदर एटम के साथ में कंबाइन होने होकर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं. अब यहाँ पे अपन बात करें इसके अंदर एटम की, तो इनिशियली जो है लोगों को जो है जो अर्थ पे जो आपको मैटर्स अलग अलग टाइप के जो मैटर देखने को मिलते हैं इसके अंदर, या अलग अलग टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनके बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी, क्यूरियोसिटी थी. तो सबसे पहले अगर बात करें इसका अगर अपन, तो एटम के बारे में जो सबसे पहले दुनिया को बताया वो इंडियंस ने ही बताया था. तो इंडिया पहले जो है साइंस के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस था, डेवलप था. इंडिया का जो नॉलेज था वो काफ़ी एडवांस था. पूरी दुनिया को जब एटम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो सबसे पहले इंडिया को एटम के बारे में बताया था एक इंडियन फिलोसोफर्स ने, जिनका नाम है महर्षि कर्णाड. तो ये सबसे पहले आते हैं इसके अंदर अपने इंडियन फिलोसोफर है महर्षि कर्णाड. महर्षि कर्णाड, देखिएगा महर्षि कर्णाड ने सबसे पहले क्या चीज बोला. पूरी दुनिया को यह बताया कि अगर अपन किसी सब्सटेंस को, किसी मैटर को अगर अपन डिवाइड करते जाएं तो एक आखिरी स्टेज आएगी जब फर्दर डिवीजन नॉट पॉसिबल, जब उसका आगे डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, तो वो जो सबसे छोटा और स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो ऑब्टेन होगा उसको इन्होंने बोला परमाणु. उसको इन्होंने बोला परमाणु. एक्चुअली ये हिंदी में है इसके अंदर परम अणु यानी परमाणु. ठीक है, परम अणु यानी एक ऐसा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिससे मिलकर पूरा ब्रह्मांड की रचना हुई है. परमाणु से मिलके ही पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है. तो इसलिए इन्होंने नाम दिया परम अणु यानी परमाणु. बहुत पहले बता दिया था इसमें उन्होंने, लगभग 500 BC, लगभग 500 BC, 500 बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व के अंदर इन्होंने बता दिया था दुनिया को कि परमाणु भी होता है. एटम तो बहुत बाद में बताया लोगों ने. उसके बाद एक और इंडियन फिलोसोफर्स आए जिन्होंने इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करके बता दिया. उनका नाम था पाकुदा कात्यायन. ये पाकुदा कात्यायन जो है ये भी एक इंडियन फिलोसोफर थे, भारतीय दार्शनिक थे, महर्षि थे, ऋषि थे. ठीक है, पहले सब ये काम ऋषि मुनि करते थे. तो इन्होंने क्या बताया कि जो परमाणु है वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है. परमाणु सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है. ये कंबाइन होके ये मैटर का जो डिफरेंट फॉर्म्स आपको देखने को मिलता है, मॉलिक्यूल्स है, कंपाउंड है, मिक्सर्स है, बनाता है. तो इन्होंने बताया, पाकुदा कात्यायन ने
क्योंकि परमाणु सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता, फ्री एग्जिस्ट नहीं करता है, परमाणु अकेला नहीं रहता है, ये किसी न किसी के साथ में बॉन्डिंग करता है, कंबाइन होता है, और कंबाइन होके मैटर की जो डिफरेंट फॉर्म्स है, एलिमेंट से कंपाउंड, मिक्सचर, ठीक है, और इससे फिर मैटर की डिफरेंट स्टेजेस, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ये सभी बने हैं। तो मेटल परमाणु के जो आपस में कंबाइन होने की वजह से बने, ये पक्का करते हैं, मैंने बताया। उसके बाद में आते हैं इसके अंदर 463-70 BC पहले जो है एक आते हैं इसके अंदर आपके ग्रीक फिलोसोफर्स थे, इसके अंदर डेमोक्रिटस, और एक और है इसके अंदर लूसीपस। तो डेमोक्रिटस और लूसीपस ये दोनों ग्रीक फिलोसोफर थे। इन्होंने क्या करा, जो इंडियन फिलोसोफर्स ने जो बताया वही चीज इन्होंने भी बताया, वही चीज को इन्होंने ही बताया, कोई नई चीज इन्होंने नहीं बताई। इन्होंने भी यही बताया कि इफ वी divide a substance continuously, a stage will come when further division is not possible. That smallest particle is known as atom. इन्होंने उसका नाम दे दिया एटम। एटम का मतलब ही होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बस, और कुछ नहीं करा। लेकिन एटम एक्चुअली साइंटिफिक तरीके से इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। ये सब चीजें थ्योरेटिकली वे के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन करा, इसका कोई प्रैक्टिकल कोई एविडेंस इनके पास में नहीं था, या साइंटिफिकली कोई एक्सप्लेनेशन इनके पास में नहीं था। तो ये जो थ्योरीज दी गई इनके अंदर, महर्षि कर्णन ने परमाणु बताया, इन्होंने जो है इसके परमाणु को बताया कि भाई डिफरेंट फॉर्म्स जो मैटर के है वो परमाणु का आपस में कंबाइन होने की वजह से बनती है। और डेमोक्रिटस लूसीपस ने जो है यही चीज को बताया कि ये जो परमाणु है इसी को इन्होंने एटम बोला। लेकिन अभी भी जो एटम के बारे में कंप्लीटली जो है साइंटिफिक जो है तरीके से एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। तो उसके बाद में जो है इसके जो साइंटिफिकली जो एक्सपेरिमेंटेड इसके बारे में जो बताया गया वो बताया गया इसके अंदर जॉन डाल्टन के द्वारा, ठीक है। तो जो जॉन डाल्टन थे इन्होंने ही जो है वो एटम को जो है जॉन डाल्टन एटम को जो इन्होंने लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक्सप्लेन करा जॉन डाल्टन। तो एटम का जो डिस्कवरी है वो जॉन डाल्टन के नाम से चला जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले वो साइंटिफिक तरीके से समझाया था। ये समझा पाने में असमर्थ थे, या फिर इन्होंने ऐसा कोई प्रूव नहीं दिया, इसलिए दुनिया ने नहीं माना, ठीक है। और उसके बाद जॉन डाल्टन ने जो है वो इसको एक्सप्लेन करा ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो इन्होंने जो है वो एटॉमिक थ्योरी दिया था, एटॉमिक थ्योरी दिया। जॉन डाल्टन ने क्या किया, एटॉमिक थ्योरी दिया। और ये एटॉमिक थ्योरी किस पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये एटॉमिक थ्योरी जो है वो किस पे बेस्ड था, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड था। अब ये जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन यहाँ पे मेनली अपन 2 लॉज के बारे में डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एक है इसके अंदर लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरी चीज इसके अंदर एक लॉ और डिस्कस करेंगे अपन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन, देखिए ये दोनों लॉज क्या कहते हैं समझ लीजिए।
फर्स्ट है इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे अगर एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, यूनिवर्स के अंदर एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएट और कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, ऐसे ही मास भी कंजर्व रहता है। मास को आप ना क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो जाती है, लेकिन मास तो कंजर्व ही रहता है। मास तो क्या रहता है, कंजर्व ही रहता है। यहाँ पे कंजर्व रहने का भी यहाँ पे ये है कि अगर कोई भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स आपस में ज्वाइन होकर एक नया सब्सटेंस भी बना लेते हैं तो भी उसका मास उतना ही होगा जितना उनकी कांस्टेंट या कंपोनेंट्स का है। जैसे इसको मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँ। उसके अंदर सपोज करिए मेरे पास में जो है वो कार्बन है, इसको मैंने बर्न कर लिया तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया। अगर मैं इसके मास को अगर कंपेयर करूं, ये इसके अंदर रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इन दोनों के मास को अगर मैं कंपेयर करूं तो देखिएगा कार्बन का जो मास हो गया इसके अंदर हो गया 12 और ऑक्सीजन का जो है एक का 16 तो 2 का हो गया 32, तो टोटल जो रिएक्टेंट का मास हो गया वो तो हो गया 44 ये, ठीक है। अब रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का मास भी उतना ही होगा जितना इन जिनसे ये मिलके बना है, तो उनको ये दोनों आपस में कंबाइन होकर ये बना है, तो इसका भी मास इतना ही आएगा जितना रिएक्टेंट का है। चाहे इसमें कितने भी प्रोडक्ट बन जाए उन सबका मास को ऐड कर लो, जितना इधर था मास उतना इसमें भी बनेगा। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी मास को कंजर्व रखता है। कोई भी केमिकल चेंज अगर होता है तो उसमें जो है कंजर्व रहता है। तो the total mass of substance before the reaction और total mass of substance after the reaction क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये चीज को समझाता है इसके अंदर, ठीक है। बस इसमें आपका H2 और एक और एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करा है। इसके अंदर H2 plus Cl2 तो इससे HCl बनेगा, तो 2HCl बनेगा। तो इसका दोनों को इसके अंदर मास को आपको पता है, इसके अंदर इसका 2 इसका 71, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा वापस जो है इसका पूरे का अपन 73। तो यहाँ पे दोनों का जो मास है वो क्या है इसके अंदर इक्वल है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे बता रहा है कि ये कंजर्व रहता है मास। इसी चीज को इन्होंने एक एक्टिविटी के थ्रू भी एक्सप्लेन करा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी दे देता है इसके अंदर। ये एक्टिविटी देखिएगा इसके अंदर स्टूडेंट्स, एक्टिविटी नंबर 3.1 इसके अंदर देखा इन्होंने क्या करा है इसके अंदर कि एक फ्लास्क लिया इसके अंदर, इस फ्लास्क के अंदर जो है इस क्लास में इन्होंने देखिए दो डिफरेंट सॉल्यूशन को लेके रिएक्शन करवा रहे हैं। इसके अंदर एक सॉल्यूशन को तो मैंने इसने फ्लास्क के अंदर भर दिया, सॉल्यूशन का नाम इसको y नाम दे दिया, ये y सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है y है इसके अंदर। और एक जो है वो इसके अंदर ट्यूब के अंदर है, एक इसके ट्यूब के अंदर है। तो ये वाला जो लिया इसके अंदर, अभी पहले इसको ऊपर एक थ्रेड के थ्रू यहाँ पे टाइप कर लेते और इसका जो फ्लास्क का जो माउथ है इसको पूरा का पूरा क्लोज कर देते हैं, पूरा का पूरा क्लोज कर देते हैं। यहाँ से कहीं कोई भी चीज अंदर जो है वो बाहर नहीं जा सकता है, गैस भी हो तो। और इसके अंदर हमने ले लिया सॉल्यूशन y सॉरी x, सॉल्यूशन x लिया, ठीक है। अभी अपन क्या करा है, इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करा, अपन इन दोनों को मिक्स नहीं करा। यहाँ पे सॉल्यूशन x के अंदर जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट ले देता हूँ, ठीक है। x के अंदर मैंने x के अंदर जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट ले, कॉपर सल्फेट ले, और y में से अपन कोई भी एक सल्फेट ले लेते हैं इसके अंदर, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ये ले लिया इसके अंदर। ये दो अलग अलग अपने सॉल्यूशन है इसके अंदर, ठीक है। हमने पहले क्या करा है, इन दोनों को आपस में मिक्स नहीं करना है और इसका पूरे का अपने को वेट फाइंड आउट करना है विद द फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब सब मिला के इसके अंदर हमने फाइंड आउट कर लिया। इसमें सॉल्यूशन का भी वेट मान लीजिए सपोज करिए इसका जो मास आया, तो जो वेट आया आपने फाइंड आउट करा वो 100 ग्राम आया। ये बिफोर रिएक्शन है, यानी अभी इन दोनों को अपने मिक्स नहीं करा तब ये ऐसा हुआ। अब क्या करते हैं, इसको हल्का सा इसको थोड़ा टिल्ट करते हैं, टेढ़ा करते हैं, तो इस टेस्ट ट्यूब का जो मिक्स सॉल्यूशन है वो इसके साथ में मिक्स हो जाएगा। अब ये मिक्स हो गया तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉपर सल्फेट है वो इसके साथ में मिक्स हो गया। जैसे इसके अंदर मिक्स होगा तो ये रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपका
रिएक्ट कर लेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज, तो ये रिएक्ट करेगा तो इसके अंदर एक न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रोडक्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो अब अपन क्या करें, आफ्टर द रिएक्शन अपन इसका फिर से क्या कर रहा है, वेट करके देखा। तो पहले जितना वेट था अभी भी उतना ही वेट है, हालांकि दो नए सब्सटेंस बन गए इसके अंदर, दो नए, यानी यहाँ पे केमिकल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में भी वेट उतना ही है जितना पहले था। तो इसका मतलब मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मास क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट अगर अपन बात करें इसके अंदर स्टूडेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की बात करते हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट, ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन या कोई भी कंपाउंड्स होगा तो उसके अंदर जो उसके कांस्टेंट्स एलिमेंट्स होते हैं या कांस्टेंट या उसके कंपोनेंट्स होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर ही आपस में कंबाइन होते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं इसके अंदर, आपका वाटर ले लिया। वाटर के अंदर देखिए दो इसके कांस्टेंट है इसके अंदर, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। अब मैं अगर इसके अगर मैं वॉल्यूम के हिसाब से अगर मैं इसको देखूं इसका रेशियो, तो वॉल्यूम के साथ इसका रेशियो क्या आ रहा है, 2:1। लेकिन अगर मैं इसका मास का रेशियो अगर फाइंड आउट करूं तो इसमें देखिएगा हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2 और ऑक्सीजन का 16, ठीक है। तो इसको अपन और सिंपलीफाई करेंगे तो इसके अंदर 1:8। तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल चाहे कहीं पे भी हो दुनिया में, वाटर का मॉलिक्यूल दुनिया में कहीं पे भी हो, उसके अंदर रेशियो मास का 1:8 ही होगा और वॉल्यूम के हिसाब से रेशियो 2:1 होगा। तो ये कांस्टेंट है रेशियो। तो वाटर एक H2O एक कंपाउंड है और इसके अंदर रेशियो जो है वो फिक्स है, कांस्टेंट है। CO2 ले लेता हूं, CO2 कार्बन और ऑक्सीजन दो इसके कांस्टेंट एलिमेंट है। अगर कार्बन की बात करें तो इसका मास है 12। अगर देखो वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें इसका वॉल्यूम के हिसाब से रेशियो देखें तो क्या होगा 1:2। लेकिन अगर मास के हिसाब से अगर रेशियो दिखाएं इसका तो क्या होगा 12:2 आपका ये ऑक्सीजन का 16 बनकर तो 2 का 32, तो ये 32 सिंपलीफाई करते हैं इसके तो ये बनेगा 6 और 16, तो ये बनेगा 3 और 8। तो 3:8 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास का रेशियो है। अब कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया के अंदर कहीं भी हो आपको जो है मास के हिसाब से रेशियो यही मिलेगा 3:8 ही मिलेगा। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन देखने को मिलता है इसके अंदर आपको, ठीक है। तो ये हो गया इसके अंदर कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है इसके लिए स्टूडेंट्स जो है एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन, है ना, और पोस्टुलेट ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो पहले एटॉमिक थ्योरी जो आपने बताया था जॉन डाल्टन ने दिया था, तो इसकी क्या क्या पोस्टुलेट्स है, क्या क्या अवधारणाएं हैं, इसको समझेंगे अपन। फिर उससे ड्रॉबैक्स क्या थे इसके डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के, इस चीज़ को भी अपन समझेंगे। उसके बाद अपन जो है एटम्स को स्टडी करेंगे, इसमें एटम के सिंबल्स कैसे दिए जाते हैं, ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वैलेंसीज क्या होती है, कंपाउंड्स केमिकल कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, है ना। इस सारी चीज़ों को अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके सर, तो आज हमने कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करा इसके अंदर और एक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में 2 लॉज को डिस्कस करा। ओके सर, थैंक यू।